नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है और इसमें हम लोग करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में बात करें तो कहते हैं इसको ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ये जो चैप्टर है चैप्टर 4 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम लोग PYQs करेंगे। TRE 1 में आया हुआ, TRE 2 में, TRE 3 में और स्टेट के एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी PYQs है उसे हम लोग पहले इस वीडियो में करेंगे। फिर बाद में हम लोग करेंगे इसके जो MCQs है, जो मॉडल क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे इसी बुक से। आपको पता होना चाहिए, जो किताब है रुक्मिणी पब्लिकेशन का बहुत ही कमाल का किताब है। मैंने इस किताब के बारे में अच्छे से बताया पहले भी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी नई बात लगे उसे नोट कर लेंगे, उसे रिवाइज कर लेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें आप पहले से भी जान रहे होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार रहा, लिखा गया फ़ारेनहाइट पैमाने पर परमाणु पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो डायरेक्ट रटने का चीज़ है या बनाने का भी चीज़ है। एक फार्मूला होता है F-32/9 इक्वल टू K-273/5। इसका टेक्निक है कि ये फार्मूला लगाइए और आप आंसर निकाल सकते हैं। पूछा है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट का मान निकालिए। यहाँ है फ़ारेनहाइट। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, केल्विन के जगह पर आपको 0 लेना होगा। केल्विन के जगह पर क्या लेके चलेंगे? 0 डिग्री। परम शून्य 0 डिग्री होता है केल्विन का मान। तो F-32/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 - 273/5। यहाँ से ये 0 हटा सकते हैं आप, गुना 9 से करेंगे, इधर 5 से, तो 5F माइनस 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 × 15 1 16, 160 आएगा। इधर गुना कर देंगे 9 से, तो 9 × 27 के 7 हासिल 2, 9 × 7 = 63, 64 65, 65 के 5 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, माइनस में आएगा इतना 24 57 और 5F इक्वल टू ये जाके उसमें ऐड हो जाएगा, तो 7 1 6 2, सॉरी ये प्लस में आएगा ना, तो घट ये तो माइनस में था, घट जाता। 160 को घटाना था इसमें से, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ हो जाएगा 5F इक्वल टू 7, एक हासिल लेंगे 15 में से गया तो 9 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। अब F बराबर जब आप इसे भाग देंगे 2297 माइनस में है, इसको 5 से, तो 5 × 4 = 20, 4 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी कि A नंबर आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? तो आपको ये 2 बातें याद रखना है कि जो परम शून्य का मान होता है वो केल्विन पर यदि बात करें तो 0 केल्विन होता है, लेकिन अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट में तो -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो बस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस में लेकिन होता है, ध्यान रखिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, 0 केल्विन सिर्फ बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स था, मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न किया, समझ में आ गया होगा। थोड़ा साइज में बड़ा कर दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर दिखे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 बॉक्स A और B में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है, मतलब समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB है तथा लैम्डा A और लैम्डा B संबंधित माध्य मुक्त पथों की निरूपित करते हैं, तो क्या होने वाला है। तो ये आपको निकालेंगे तो आ जाएगा आपका B नंबर आएगा लैम्डा A बाई आयतन A और लैम्डा B बाई आयतन B, मतलब वॉल्यूम A वॉल्यूम B। ये आप माइंड में ध्यान रखेंगे आप। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक, ये शब्द पर ध्यान दीजिए, प्लांक के क्रिनिस्का विकिरण विवरण की विशेषता नहीं है।
तो पहला को हटा दीजिए, ये आंसर सही है कि तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के साथ वर्णक्रमीय उत्सर्जक शक्ति लगातार बदलती रहती है। नेक्स्ट है कि किसी दिए गए तरंगदैर्घ्य पर जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उत्सर्जन शक्ति भी बढ़ जाती है। मतलब तापमान बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जन शक्ति बढ़ता है किसी भी तरंगदैर्घ्य पर। तो ये दोनों पॉइंट सही था, तो सही में टिक कर दीजिए। असल में आंसर तो इसका ए होगा, ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये ही गलत है। पूछा था गलत बताइए, तो ये गलत था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है नीचे, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्किंग कर सकते हैं आप। तो ये हो सकता है, ये तीनों आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी डालिए, क्योंकि पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो परिमित भी हो सकता है, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। एक मेज की सतह पर आबद्ध घन पर 30 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया जाता है। घन की किस तरह का रूपांतरण होगा? आपने 30 डिग्री पर लगाया है, बात समझ में आ रही है? तो आकार तथा आकृति दोनों में परिवर्तन आएगा, आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन आएगा। एक मोल आदर्श गैस में रुद्धोष्म प्रसार होता है जो उसके दाब P1, आयतन V1 तथा ताप T1 को क्रमशः P2, V2 एवं T2 में परिवर्तित कर देता है। यदि नियत आयतन पर मोलीय विशिष्ट ऊष्मा CV है तब गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो इसका याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला होता है CV ब्रैकेट में T1 माइनस T2। प्रश्न नंबर 7 है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? फिर से सुनिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ है, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे किस नाम से जानते हैं? विशिष्ट ऊष्मा क्षमता बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। जो देखिए ये न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन था तो टफ था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इजी है तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए। क्योंकि भारी को हम छोड़ते हैं तो मेरा जिम्मेदारी बनता है कि थोड़ा भी हल्का है उसको एकदम ग्रैब करें माइंड के अंदर अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल जान छोड़ेगा नहीं फिजिक्स में, वो आएगा ही आएगा। और ये सब 11-12 का है, तो जो 9-10 वाले परेशान मत बहुत ज़्यादा हो जाए कि मेरे को कुछ समझ ये वाला नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी काफ़ी है आपके लिए। किसी नियत दिन वायु का तापमान एवं उसके सापेक्ष आर्द्रता क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस एवं 80% है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस तथा 5 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त वाष्प दाब क्रमशः मरकरी में 17.5 mm एवं 6.5 mm है, तब तापमान के 5 डिग्री तक गिरने पर संघनित होने वाले जल के द्रव्यमान का भिन्न क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से लिया हुआ चैप्टर है, इसका आंसर आएगा आपका बी नंबर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप PDF टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं डालूंगा इसका बुक का जो PDF बना के मैं डालूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा है, आप देख लीजिएगा एक बार। जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले वो सारे स्टूडेंट, 10th वाले आपको देखने का उसका ज़रूरत है नहीं। किसी गैस के समदाब प्रसार आइसोबेरिक एक्सपेंशन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। आइसोबेरिक एक्सपेंशन पूछा हुआ है एग्जाम में, पहले भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पूछा भी गया है, लेकिन 11-12 में पूछा गया है। आंसर है आयतन तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। किसी गैस के समदाब प्रसार यानी आइसोबेरिक एक्सपेंशन में आयतन और तापमान दोनों में बढ़ोतरी होती है, कोई एक चीज़ में बढ़ोतरी नहीं होती है। अभी 9 नंबर बताया मैं, अब 10 नंबर में कह रहा है कि माना कि ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को कमरे के ताप पर रखा गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को H2 अणु की तुलना में O2 अणु मिश्रण के बर्तन की दीवार से टकराते हैं, तो आंसर क्या होगा? कम औसत गति से। मतलब O2 का जो मिश्रण के बर्तन की दीवार से टकराएगा ना, वो कम औसत गति से टकराएगा, नहीं हाइड्रोजन का ज़्यादा तेज़ी से। ये माइंड में रखिएगा, इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11-12 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये इजी है तो नीचे क्लास में भी पूछ सकता है। ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चैप्टर भी हमारा यही है, तो आंसर हो जाएगा
ये 2 नंबर सही है कि कार्य पथ पर आश्रित फलन है, कार्य जो है पथ पर आश्रित फलन है। और 3 भी सही है कि कार्य पी भी रेखांचित में वक्र का क्षेत्रफल होता है। तो इसका आंसर क्या डालिएगा, सी डालिएगा। 2 और 3 दोनों आंसर सही है। यह 12 नंबर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके, जब एक दृढ़ बर्तन में रखी गैस का तापमान बढ़ाया जाता है तब गैस द्वारा बर्तन की दीवार पर लगाया दाब बढ़ता है, क्योंकि ये तो लाजमी है कि दाब बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या कहिएगा, अणु जो है, अणु की औसत गति ज़्यादा हो जाती है, जिससे वे प्रायः बर्तन की दीवार में टकराने लग जाते हैं। औसत गति आप क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा कर देते हैं। यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी। आसान आसान ये सब क्वेश्चन, ये सब याद कर लीजिए, बढ़ जाएगी। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए जरा कि एक गैस अणु का VRMS 300 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि उसका परम ताप आधा कर दिया जाए और आणविक 4 गुना कर दिया जाए आणविक ताप, तो VRMS कितना हो जाएगा। आंसर आएगा 150 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन आप देखेंगे इसका PDF से। 11 12 वाले देखेंगे, 9 10 वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है ये क्वेश्चन की। किसी गैस की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, और उसके दाब प्रेशर के बीच का संबंध निम्नलिखित में कौन सा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा पहला, P = 2/3 E होता है। P = 2/3 E होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेंसिल लेड बनाने के लिए पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो आप 16 का कहेंगे सर सी, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। एक शब्द है संवहन, बात समझ में आया। तो इसके द्वारा होता है, हमेशा याद रखिए, गैस और द्रव में होता है। संवहन द्वारा, संवहन मतलब बहना, हवा बहता है ना, संवहनी हवा। संवहन गैस और द्रव में हो सकता है, द्रव बह सकता है, गैस बह सकता है, ठोस नहीं बहता। तो इसी दोनों में आंसर होगा सी होगा 17 का। ये सब 1 to 5 वगैरह में पूछा गया, 9 10 इस में पूछा गया तो आसान लगेगा आपको, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कम रहते हैं। 18 का चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाती है। तो इसको बोलते हैं अपरिवर्तित रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। 19 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव से संबंध में गलत है। वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटा सकता है। ये गलत बात है। आर्द्रता जो है वाष्पीकरण की दर को हमेशा घटा देता है, ये सही है, पहला सही है। आंसर तो ऐसे ये होगा, लेकिन पहला बात सही लिखा गया है। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। एक सेकंड रुक जाइएगा। ये तो कंफ्यूज कर रहा है ना बात, ये लिख के इस तरह का। देखिए, वाष्पीकरण एक सतही घटना है, हम लोग जानते हैं। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ये क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ है, बात समझ में आ रही है। इसका ए भी सी भी आंसर लग रहा है। मतलब नियम के हिसाब से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में गलत है। वाष्पीकरण पर आर्द्रता का प्रभाव, अच्छा, वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाले संबंध में गलत है। तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता कभी वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, कभी घटाता है। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता का प्रभाव वाष्पीकरण पर पड़ता है, और आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण घट जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है। आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है, ये भी सही है।
मतलब इसका आंसर ये सब तो नहीं होगा, आंसर बी ही है, ठीक है। निम्न में कौन सी वस्तु ऊष्मा का अच्छा कुचालक है? कुचालक मतलब देख रहे हैं, थर्मोकोल है, शीशा है, लकड़ी का बुरादा है, प्लास्टिक है, ये सभी कुचालक है, लेकिन इन सभी में अच्छा कुचालक किसको मानिएगा? तो थर्मोकोल सबसे अच्छा कुचालक माना जाएगा। डेंसिटी के आधार पर आंसर दिया गया है, जिसका डेंसिटी सबसे कम है वही आंसर। उष्मीय ऊर्जा होती है, तो इसका क्या? तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव। क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा होती है तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा प्रभाव। बताइए, 2-3 क्वेश्चन और भी है PYQ में। गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर। ताप घटाइए और दाब बढ़ाइए तो द्रव में आ जाएगा गैस। दोनों आंसर होगा, इसका सी होगा आंसर। 0 केल्विन तापमान डैश के बराबर होता है। 0 केल्विन तापमान है तो आप केल्विन 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 के बराबर, तो अच्छा 0 केल्विन तो ये हो जाएगा आंसर, ए नंबर। 0 केल्विन तापमान डैश के बराबर होता है, तो 0 केल्विन के बराबर होता है, ये भी आंसर हो सकता है। या ये कह सकते, हाँ, इसका हो जाता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये तो सही है। लेकिन ये ऑप्शन देना भी गड़बड़ है, क्योंकि ये भी तो सेम ही है। 0 केल्विन तापमान 0 केल्विन के बराबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखना यहाँ पे गलत है, यहाँ 10 कर दे रहा हूँ, अब ये आंसर नहीं होगा। प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान क्या होता है? 24 का कहिएगा सर, 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। आइए मॉडल्स क्वेश्चन करते हैं कुछ, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। द्रव के वास्तविक और आभासी प्रसार गुणांकों में संबंध प्रदर्शित करने का सही व्यंजक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा YR इक्वल टू वाई अल्फा, सॉरी वाई, एक सेकंड हो जाइएगा, मिस प्रिंट नहीं, ठीक है, ए ही है, अल्फा जैसा थोड़ा लिख दिया है। YR इक्वल टू YA प्लस YG होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दाब ताप प्रावस्था आरेख पर वह बिंदु जिस पर सभी अवस्थाएं एक साथ उपस्थित होते हैं क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं त्रिबिंदु। तीनों अवस्थाएं एक साथ होती है, उसे त्रिबिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक सा है, बच्चा सब भी पूछते हैं। तो कह रहा है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। 1 लीटर एल्कोहल का वजन आंसर अगर सर्दियों तथा गर्मियों दोनों में समान होगा। वजन पूछा है, वजन हमेशा समान रहेगा, सर्दी हो या गर्मी। आयतन बदलता है, वजन नहीं बदलता है। क्या बदलता है? आयतन। थ्योरी जितने हैं वो नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, एग्जाम के लिए याद रखिएगा। धातुओं की ऊष्मा चालकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि धातुओं में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊष्मा चालकता अधिक होती है या विद्युतीय चालकता अधिक होती है? जब भी पूछे तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, वो भी अधिक मात्रा में। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबी एक समान परिच्छेद की सुचालक छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्थायी अवस्था में ऊष्मा का प्रभाव हो रहा है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित ऊष्मा अनुक्रमानुपाती नहीं है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? छड़ की लंबाई के अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, लेकिन छड़ के परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों सिरों के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये दोनों बात सही है, लेकिन ये गलत है, इसीलिए इसमें टिक मार देंगे कि इसके अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। 7 नंबर उसी तरह क्वेश्चन कह रहा है 2 भिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात 5:4 है, ठीक है। यदि इन पदार्थों की 2 छड़ें जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल बराबर है और इनका ऊष्मीय प्रतिरोध बराबर है, तो इसकी लंबाई का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5:4। 2 भिन्न पदार्थों का ऊष्मा चालकता गुणांक अनुपात दिया है, तो वही उसके लंबाई के अनुपात के बराबर भी हो जाता है। कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्य संभव कारण क्या हो सकता है?
कांच को गर्म करके फिर ठंडा करने लगा, चटक गया मतलब टूट गया। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, ऊष्मा चालकता कम है उसकी, ऊष्मा चालकता क्या है उसकी कम है, इसी वजह से वो चटक गया है। एक पूर्ण कुचालक अर्थात पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए K का मान होता है, K = 0 होता है। किसी पिंड की सतह का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ताप 727 डिग्री सेल्सियस है। यह प्रति मिनट 300 जूल ऊर्जा विकिरित करता है। इसकी उत्सर्जन क्षमता क्या है, इसकी उत्सर्जन क्षमता हो जाएगी 0.176 हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन 11th-12th वाले स्टूडेंट देख लेंगे पीडीएफ से। विकिरण संबंधी बीन के नियम के आधार पर उत्सर्जित न्यूनतम विकिरण ऊर्जा तरंगदैर्घ्य लैम्डा m तथा परम ताप T का संबंध होता है। ये पहला है, लैम्डा m प्रोपोर्शनल होता है 1/r के। ये क्या लिखा गया 1/t के, ये 1/t है, असल में T इन्वर्स का मतलब होता है 1/t, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 12 नंबर प्रश्न है उसी तरह कि जब किसी तरल यानी द्रव को तली से गर्म किया जाता है तब संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 12 का आंसर आप कहेंगे गर्म तरल इसके ऊपर स्थित ठंडे तरल से कम सघन हो जाता है। फिर से सुनिए, गर्म तरल इसके ऊपर स्थित ठंडे तरल से कम सघन हो जाता है। यही रीजन है कि जब किसी तरल यानी द्रव को तली से गर्म किया जाता है तब संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होने लग जाती है। बर्फ की तुलना में हिम अधिक ऊष्मारोधी है। बर्फ की तुलना में हिम मतलब जो है अधिक ऊष्मारोधी है। इसका रीजन क्या हो सकता है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे हिम और बर्फ में क्या अंतर है, तो अंतर है, हिम में छिद्र में वायु भरी रहती है, हिम के छिद्र में वायु भरी रहती है, जबकि बर्फ में ऐसी नहीं होती है, और वायु है इसलिए ऊष्मा को अच्छा खासा रोक के रखता है। बर्फ जमा हुआ होता है और हिम जो होता है, जब बर्फ ऊपर से गिरती है तो क्या किस रूप में गिरती है, तो आप कहेंगे वो मतलब दाने दाने एकदम पतला पतला एकदम महीन दाना रहता है, जो आप देखते होंगे मूवी वगैरह में एक दूसरे के शरीर पर फेंकते हैं गोला बना के बम का। सूर्य का ताप किस नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं बीर के विस्थापन का नियम। ये सब याद कर लीजिए। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा। कहा जा रहा है कि चक्रीय प्रकरण में निकाय को दी गई ऊष्मा होती है किए गए कार्य के बराबर। चक्रीय प्रकरण में निकाय को दी गई ऊष्मा उसके क्या हो जाती है, किए गए कार्य के बराबर हो जाती है। 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर के स्थिर दाब पर एक गैस को आगे कह रहा है कि 100 मीटर क्यूब से 40 मीटर क्यूब आयतन तक संपीड़ित किया गया है, दबाया गया है। इसके पश्चात उसे 1000 जूल ऊष्मा दी गई। गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 17 का 7000 जूल। इसका निकालने का तरीका आप निकाल सकते हैं, ये 9th-10th में से नहीं पूछेगा, 11th-12th में ही पूछेगा। वैसे मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। P = दिया हुआ है आपका 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। dV बराबर हो जाएगा आपका 100 - 40, यानी आ जाएगा 100 - 40 यानी 60 मीटर क्यूब। क्यू बराबर हम कहेंगे, क्यू मतलब ऊष्मा, 1000 जूल। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा आपका चेंज में Q - W कर देंगे, यानी 1000 माइनस हम कह सकते हैं PWV। वैल्यू डाल देते हैं, 1000 का 1000 रहने देते हैं, माइनस यहाँ -100 डालेंगे और गुना 60 कर देंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6000, तो क्या आ जाएगा आंसर 7000 जूल आंसर आ जाएगा। जिनको फार्मूला वगैरह पता रहा होगा उनको आसान लगा होगा, और जिनको नहीं पता है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 11th-12th के नहीं है। 11th-12th वाले हैं उनको देखना है पीडीएफ से, और ऐसे में तो कर ही दिया इसका सॉल्यूशन।
बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किलोग्राम में कितना होगा? जे का मान आपको दिया है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, तो 18 का आंसर सी कहेंगे आप। ठीक है, ये निकाल सकते हैं आप, ये कोई टफेस्ट काम नहीं है। क्या क्या दिया उसको लिख लीजिए। गुप्त ऊष्मा दे दिया है 80 और जे का मान 4.2 दिया हुआ है, तो हम गुना कर देंगे इसको, 80 का गुना कर देंगे क्या 4.2 से, जूल प्रति कैलोरी है, कैलोरी प्रति ग्राम है, और 10 के पावर 3 कर देंगे क्योंकि ग्राम में दिया गया था इसीलिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3.36 इंटू 10 के पावर 5 जूल। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, यदि Q, U और W क्रमशः ग्रहण ऊष्मा है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा बंद चक्रीय प्रक्रम में किए गए कार्य को प्रदर्शित करते हैं, तब निम्न से उचित विकल्प क्या होगा? तो 19 का आप कहेंगे पहला नंबर, U उस समय 0 हो जाता है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय को दिया गया ऊष्मा बराबर होता है कार्य के बराबर होता है। चक्रीय निकाय में किया गया मतलब निकाय को दिया गया ऊष्मा जो होता है कार्य के बराबर होता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो आंसर क्या कहिएगा? ऊर्जा संरक्षित रहती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। कब होता है शून्य? तो आंसर कहिएगा चक्रीय प्रक्रम में। एक पूर्णतः कृष्ण यानी ब्लैक पिंड है जहां आंसर होता है शोषित शक्ति 1 होता है, जहां शोषित शक्ति क्या है? 1 होता है। एक बीकर में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी ऊपर तक भरा जाता है, पानी का अतिवाह शुरू होगा। दोनों स्थितियों में गर्म या ठंडा किया जाएगा। दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा? पानी का अतिवाह शुरू हो जाएगा। जब लोहे के एक टुकड़े को गर्म किया जाता है तो पहले इस टुकड़े का रंग हल्का लाल, बाद में लाल पीला यानी रेडिश येलो तथा अंत में सफ़ेद हो जाता है। इस बात की पुष्टि निम्नलिखित में किसके नियमानुसार किया जा सकता है? तो इसको बोलते हैं बीर विस्थापन का नियम के अनुसार। इसी के द्वारा सूर्य के तापमान को भी आप निकाल सकते हैं। इस न्यूमेरिकल को PDF से देखेंगे, इसको समझिए। कह रहा है किसी वास्तविक गैस के लिए P तथा V में परिवर्तन 4 विभिन्न तापों T1, T2, T3 पर प्रदर्शित है। गैस का क्रांतिक ताप क्या है? तो आंसर हो जाएगा T2 है। गैस का क्रांतिक ताप क्या है? T2 है। इसे समझिए कि अनुगति सिद्धांत के परम शून्य ताप पर अणुओं का वेग क्या होता है? शून्य होता है। गैस के अणु के माध्यम मुक्त पथ में संबंधित गलत कथन को चुनिए। यह हटा दीजिए, पढ़िए इसको। ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। गैस के अणुओं के मध्य जो मुक्त पथ है वह ताप के अनुक्रमानुपाती होता है और दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ताप के तो अनुक्रमानुपाती है लेकिन दाब के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। प्रकृति में पाई जाने वाली गैसों के गुणों का आदर्श गैसों के गुणों से विचलन कम होगा। आंसर होगा निम्न दाब तथा उच्च दाब पर। सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन आपको इंटर का है, 11-12 का मतलब क्वेश्चन है बुक से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सुने, समझने का प्रयत्न करें। इजी लग रहा है वो माइंड में रखे, जो इजी नहीं लग रहा है उसे इग्नोर करें, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाते हैं कहीं ना कहीं से। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैसों की समान ताप पर गतिज ऊर्जाएं E1 व E2, तब निम्न में से कौन सा संबंध सही है? सोच के बताइए कि निम्न में से कौन सा सही है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। E1 बराबर हो जाएगा E2 के। एक झरने की ऊंचाई 45 मीटर है। यदि पृथ्वी पर गिरने वाले पानी की गतिज ऊर्जा का 1/3 ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो पानी के ताप में वृद्धि हो जाएगी 0.035 डिग्री सेल्सियस। एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी में मापा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थ रूप से 1 मीटर लंबी है। इसकी देखी
गई लंबाई 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी? तो आंसर हो जाएगा आपका 99.99 सेंटीमीटर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में मिला दिया जाती है, तब मिश्रण की थोड़ा सा हिला देते हैं, मिश्रण का ताप जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एक वस्तु का ताप केल्विन पैमाने पर नापने से x केल्विन पाया जाता है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर नापने पर भी इसका तापमान x डिग्री फ़ारेनहाइट पाया जाता है, तो x का मान होगा, सोच के बताइए, इसको बोलते हैं 574.25। बात समझ में आया? दोनों कंडीशन में बराबर होने का कंडीशन है, जो होगा 574.25 होगा x का मान जो आएगा। सो ये वो वाला फार्मूला से निकलेगा। मैं यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये फार्मूला मैं भी बताया था थोड़ा देर पहले, f माइनस 32 बटा में 9 बताया था, बराबर में बताया था k माइनस 273/5। इसमें यहाँ भी x डाल दीजिए, यहाँ भी x डाल दीजिए, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 डिग्री की सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस गर्म जल में मिला दी जाती है तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं, मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उसे उत्सर्जित विकिरण की दर कितनी गुनी हो जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 81 गुनी। आप 3 गुनी करेंगे तो 81 गुनी हो जाएगी। एक धातु के गोले को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़कर 100.33 सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। धातु का क्षेत्रफल प्रसार गुणांक क्या है? तो आंसर हो जाएगा 0.000022 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सॉरी इस पेज का, 50 डिग्री सेल्सियस पर एक लोहे की छड़ की लंबाई को 5.002 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर करना है। यह घटी हुई लंबाई किस ताप पर प्राप्त हो सकेगी? लोहे के जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो इतना दिया गया है, तो 39 का आंसर होगा आपका 16.7 डिग्री सेल्सियस। जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके सॉल्यूशन PDF से आप देख सकते हैं, टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके। न्यूमेरिकल 11 12 वाले ज़रूर देख लीजिएगा, 9 10 तक 6 to 8 वाले नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक उष्मा वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, उष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर। यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रख दिया जाए तो निम्नलिखित में क्या सत्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीचे क्लास में 1 to 5 तक में भी पूछ सकता है, ये आसान क्वेश्चन है। कमरे में गर्म हो जाएगा, मतलब कमरा गर्म हो जाएगा। आप ये नहीं सोचेंगे रेफ्रिजरेटर खोल कर रखेंगे तो हम रूम ठंडा कर लेंगे। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो निम्न विशिष्ट ऊष्माधारिता और उच्च चालकता होनी चाहिए। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सब क्वेश्चन एकदम स्टार मार्किंग वाला है, ये सब इजी क्वेश्चन लास्ट में रहता है जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में बढ़ोतरी कर दिया जाता है। उसमें कहा जा रहा है तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतर तापमान पर गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? उच्चतर होती है। तापमान को बढ़ाने से गैस का दाब बढ़ जाता है, क्योंकि उच्चतम जो तापमान होती है गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर हो जाती है। 5 क्वेश्चन और है, 50 क्वेश्चन था टोटल। ये जो क्वेश्चन है 45 का, इसका आंसर आपका ए है 126 जूल। 46 का उसी तरह जब आप देखेंगे तो इसका आ जाएगा इतना 4.2 × 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ये न्यूमेरिकल्स है, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का अनुपात 2:5 है, बर्तनों के द्रव्यमान का अनुपात होगा। तो 47 का आंसर आप सी कहेंगे, 2:5 हो जाएगा। 3 विभिन्न द्रव्यों ये दिया गया है, ये भी न्यूमेरिकल ही है, इसका सी आंसर होगा। ये सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ।
PDF से इसके पूरे सॉल्यूशन डिटेल आप देख सकते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा और 50 का उसी तरह बी नंबर हो जाएगा। जितने भी इसमें बेसिक थे क्वेश्चन वो आपके बहुत काम के लिए, अगर आप 10th क्लास तक का तैयारी करते हैं, जो भी 11th 12th का करते हैं, वो इसके सॉल्यूशंस को जरूर PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम से देख लीजिएगा। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9th 10th वाले के लिए, 6 to 8 वाले के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो नहीं आ सकते, बहुत हाई लेवल हो जाएंगे। तो आज के सिवा इतना ही है। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट इसके थ्योरीज जो है मैं इसके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, वो जरूर 9 10th वाले, सॉरी हाँ 9 10th और 6 to 8 वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी में बहुत सारे ऐसा थ्योरीज है और ये आपके बहुत काम के हैं। न्यूमेरिकल्स 11 12 वाले के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जितने भी ये थ्योरी दिए गए हैं इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, जो कि नीचे 1 to 5 6 to 8 9 to 10 में पूछ सकते हैं। तो ये सारे मैं करा दूंगा एक वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो उसी को ला दूंगा, उसके बाद चुंबक फिर हम लोग करेंगे। तो आज का सिवा इतना ही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।